नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं वो जो घमासान होने जा रहा है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच, या मुख्यतया मोदी जी वर्सेस अपोजिशन। जो अपोजिशन 26 पार्टियों को जो या 28 पार्टियां जो मिलकर के उन्होंने गठबंधन बनाया इंडिया अलायंस करके, और उसकी क्या तैयारियां हैं और कितना वो उन तैयारियों में कितना आगे बढ़े हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। क्या है कि ये जो आने वाले चुनाव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले चुनाव हैं। ये सिर्फ घरेलू राजनीति के मसले से नहीं देखें, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी नजर रखें। विश्व में कई शक्तियां नहीं चाहती कि भारत में एक ऐसी मजबूत सरकार बने जो किसी को भी घुटने पे ला सके। आपने देखा होगा कि इस बीच भारत और यूएस की काफी नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन यूएस अल्टीमेटली भारत को एक प्यादे के रूप में यूज करना चाहता, जो कि भारत ने मना कर दिया। और ये तभी संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार हमारे पास थी। मोदी जी के नेतृत्व में आज अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था है। और ये जो पूरा विश्व जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथ पर है, खासकर अमेरिकन या वेस्टर्न यूरोप। वो ये तो चाहते हैं कि हमें मार्केट मिले, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि उस देश के लोग भी आगे बढ़े। अब मैं आता हूं आने वाले चुनाव की, जो लोकसभा के चुनाव है। ये आपको बताई दिया मैंने कि हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। घरेलू दृष्टि से भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं वो आर्थिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरे विश्व में आगे चल रही है। मैं 3 मुख्य राज्यों की बात करता हूं जो इंडिया अलायंस जो है, जिसमें बनने और बिगड़ने पर ही इनका भविष्य और देश का भी भविष्य टिका हुआ है। पहला है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य जो है जहां सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 सीटें आती है। आज के डेट में 65+ करीबन जो है बीजेपी के पास है। उससे पहले 2014 में इससे भी ज्यादा थी। अब सारे की सारी कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नीचे किया जाए। उसके लिए सब अलायंस हो रहा। अब इस अलायंस में जो है झगड़ा कहां फंसा? मायावती के जुड़ने पर, कि मायावती जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। मायावती अगर जुड़ती है तो अखिलेश यादव ने जो है अपना वीटो लगाया। वो बार बार कह रहे कि नहीं, मायावती का कोई भरोसा नहीं है। और आपने देखा होगा बीएसपी और समाजवादी पार्टी की दुश्मनी बहुत पुरानी है। लखनऊ जो गेस्ट हाउस कांड है वहां से लेकर के। और दूसरी बात, दोनों के जो वोटर्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। नेता भले ही आपस में मिल जाए, लेकिन वोटर वो नहीं है कि आपने आदेश दिया कि इसको वोट दे दो, आज इसको वोट दे दो तो उसको वोट दे देंगे। नहीं, ये ठीक है कि मायावती जी का एक 10-12% अपना ज्यादा वोट है, वो ट्रांसफरेबल है, लेकिन सारा वोट नहीं है। ऐसे ही अखिलेश का भी जो यादव वोट है वही ट्रांसफरेबल है। और जो मुस्लिम वोट है वो मायावती को भी जा सकता है, इनको भी जा सकता है और कांग्रेस को भी जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की यहां पर कोई स्थिति है नहीं, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है कि बगैर इसमें उत्तर प्रदेश में एकता लाए हुए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो सरेंडर करने को तैयार है, इस शर्त पर कि मायावती को गठबंधन में शामिल किया जाए। और इस बारे में काफी जब चर्चा हुई और अखिलेश अड़े रहे तो शायद उन पर और दबाव डाला गया, उनको सारी स्थिति बताई गई। तो आज कुछ सुर जो है उनके आदमियों के नर्म पड़ गए मायावती के प्रति। जो कल तक काफी कुछ तीखा हो गया था, आज जो है वो कह रहे कि ठीक है, जो है मायावती सीनियर नेता है, ये है वो है, जो भी करके। सपोज यहां पर तीनों पार्टियां, तीनों चारों जो भी लोग, ये है सपा हो गया, बसपा हो गया, कांग्रेस हो गई, आरजेडी जो है जयंत चौधरी की, ये अगर मिल भी लेते हैं
तो परिस्थितियां क्या बनेंगी। अभी तक तो अखिलेश कहते हैं कि मैं 65 सीटें मैं लड़ूंगा, बाकी 15 सीटें में सब बाकी जितने भी लोग हैं सब 15 में आ जाएंगे। यानी कांग्रेस भी आ गया, आरजेडी भी आ गया, या कोई एक आध अपना दल का जो दूसरा ग्रुप है जो इनके साथ है, ऐसे एक दो कोई और है, वो सब 15 में सिमट जाएंगे। लेकिन क्या मायावती के आने पर ये जो 65 का आंकड़ा है ये बरकरार रहेगा? असली जो है टग ऑफ वार और जो झगड़े की जो जड़ साबित होगी, सीट शेयरिंग यहां पर होगी मायावती बनाम समाजवादी पार्टी। क्योंकि मायावती कोई ये नहीं है कि उनकी तो ऑलरेडी इस समय 10 सीटें हैं, हालांकि अब है या नहीं है, लेकिन जब जीती थी 2019 में तो 10 वो जीती थी और 5 अखिलेश जीते थे। दो भी नहीं, शायद एक जो है कांग्रेस जीती थी, रायबरेली वाला, अमेठी तो हार ही गए थे। तो अब ये क्या वो देंगे? मायावती तो फिर अगर 40 है तो 80 सीट है तो 40 की डिमांड करेंगी। तो अगर 40 सीट अगर वो ले जाती है, 15 सीट में औरों का होता है, तो ये हो गया 55। और 25 सीट में, क्या 25 सीट में अखिलेश यादव मान जाएंगे? मुख्य मुद्दा यही है। तो ये इस बात पर टिका रहेगा कि कितनी सीटों पर कितना किसका वो होता है। और कांग्रेस चिंतित इसलिए है कि अगर मायावती को इसमें नहीं लाते हैं तो 80 की 80 सीट भी एनडीए जीत सकती है। क्योंकि जो इनका सबका, जिनकी नजरें थोके हुआ जो वोट मिलते हैं, मुस्लिम वोट, अगर उसमें से कुछ भी बंट गया, कुछ मायावती की तरफ चले गए, तो वो स्थिति इनको डुबाने के लिए बहुत है। तो इसलिए कांग्रेस भले ही 10-15 सीट की बात करे, या जो 2009 में उन्होंने 20 की सीट जीती थी उसकी बात करें, लेकिन एक्चुअली जब नेगोशिएशन की बात आएगी तो 4-5 सीट, 6-7 सीट से ज्यादा वो जो है उसमें अड़ेगी नहीं। क्योंकि उसको भी फिर, कांग्रेस को भी अपना बेस बढ़ाना है यूपी में। अगर आप यूपी में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी शक्ति रहोगे तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कभी नहीं उभर पाओगे। कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बगैर उत्तर प्रदेश में नंबर 2 या 3 रहे हुए आप कभी केंद्र में आ सकते हैं। तो कांग्रेस की रणनीति साफ है कि इस बहाने, मायावती को साथ लाने के बहाने, यादव वोट पर भी हमारा, उसमें से हम कुछ शेयर लेंगे, कुछ जो दलितों का वो है, कुछ जाटों का है, इस ढंग से, और मुस्लिम वोट पर भी। लेकिन मुस्लिम वोट तभी देगा उनको जब उनको संभावना लगेगी कि हाँ ये जीत सकते हैं, ये सीटें लाने को की स्थिति में हैं, ये बीजेपी को हराने की स्थिति में, तभी मुस्लिम वोट भी उनको मिलेगा। अन्यथा आप कितनी यात्रा करो, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, ऐसी आप यात्राएं करते रहिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है मुस्लिम वोटर्स के लिए रिझाने के लिए। उसका सिर्फ एक ही है कि आप जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, आप बीजेपी को हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते। तो ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है। और समय रह गए कुछ 1 या 2 महीने रह गए उसके घोषणा होने के। अब मैं आता हूं दूसरे एक और राज्य, बिहार, जहां 40 सीटें हैं। उसमें से 17 सीट जेडीयू ने जीती थी पिछली बार 2019 में एनडीए के साथ मिलकर के। और जेडीयू का अस्तित्व सिर्फ इस बात पर ही टिका है कि उसको कितनी सीट मिलती है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड कभी भी खत्म हो सकता है। इस लालच में कि 17 सीटें वो जीते हैं, 16 सीटें जीते हैं, 17 उनको मिली थी, तो 16 जो सिटिंग उनके एमपी हैं, अगर उनको मिल भी जाए सीटें, अगर नीतीश इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो थोड़ा बहुत संभावना है कि जेडीयू में बिखराव नहीं होगा। क्योंकि बिखराव उसके बावजूद भी होना है। जो ये इनके 16 लोग जीते हुए हैं, वो नीतीश की वजह से नहीं जीते हैं, वो एनडीए की वजह से जीते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो है इसमें बिखराव होगा और आधे से ज्यादा एनडीए में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो नीतीश ने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि ये हमारी सीटें हैं। जो आदमी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो,
तो अगर वो अपनी सीटें भी सुरक्षित नहीं रख सके, मतलब सुरक्षित इस सेंस में कि वो अपने अपने लिए गठबंधन से उतनी सीटें भी नहीं मांग सके जितनी वो जीत चुका हो, तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई आप जो कुछ करना करो, ये 17 सीटें हमें दे दो, उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी आप लोग डरते रहो। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि नीतीश का जो है जीवन मरण का प्रश्न है राजनीतिक रूप से। वैसे तो अब वो लगभग रिटायरमेंट की अवस्था में है, लेकिन आप जानते हैं राजनीति के कभी उसके मन की इच्छा कभी नहीं मरती है सत्ता से दूर होने की। आप 84 साल के शरद पवार जी हैं, सारी पार्टी खत्म हो चुकी है, उनके सेना ही नहीं है, खाली वो सेनापति के रूप में खड़े हैं और वो कहते भी कि मैं हूं, यानी मेरे साथ कोई नहीं है लेकिन मैं अकेले में बहुत हूं। तो वही नीतीश की स्थिति है। और नीतीश आजकल पूरी चाल चल रहे हैं, एक एक वो जो है, जो उन्होंने इस बीच कमाया, राजनीति में जो उनको अनुभव रहा, जिस ढंग से बगैर बहुमत के वो इतने सालों से मुख्यमंत्री चल रहे हैं, कभी केंद्र में भी रह रहे हैं, तो वो जो उनका जो उन्होंने कुशलता जो प्राप्त करी, वो उसी का आज यूज कर रहे हैं, उसी अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। और वो वहां पर एक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि या तो मुझे लेना है तो मेरी शर्तों पे, नहीं तो मैं चला। और इसका संकेत उन्होंने कहां दिया, वो जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वहां पर जो वामपंथियों का एक सम्मेलन ज्योति बसु के 14वें पुण्यतिथि मनाने के लिए, तो उसमें वो उन्होंने निमंत्रण दिया, तो कह रहे हैं जाने के लिए। हालांकि अधिकृत रूप से कहा या नहीं कहा कि जाने के, लेकिन अगर उन्होंने आमंत्रित किया है तो कहीं ना कहीं सहमति रही होगी। और ये जाना और न जाना, ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां पर स्थिति क्या बनती, इस बीच क्या स्थिति बनती है। और वहां आप देख रहे हैं कि बंगाल में ममता बनाम कांग्रेस एंड वामपंथ, ये स्पष्ट है, वहां की लड़ाइयां चल रही हैं। अधीर रंजन कह रहे कि 2 सीट तो क्या, हम 5 तो वैसे अपने बल पर जीत जाते, जो ममता 2 सीट हमें दे रही है तो उसका कोई मायने नहीं रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर 3 मोर्चे होंगे, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस प्लस वामपंथी, और जो उनका एक शरफुरा शरीफ करके, क्या शरीफ करके, जो जिसका पिछली बार एक विधायक चुन के आया था, तो ये एक तरफ होगा। तो अभी बिहार में स्थिति इसलिए भी क्लियर नहीं हो रही है क्योंकि सब चाहते हैं कि अंतिम समय तक का वेट किया जाए, ताकि अगर जेडीयू भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि तब तक जो एनडीए है वो भी अपनी सीटें बांट चुका होगा, और ये अगर उनको रिड्यूस करते हैं तो एनडीए तो नीतीश के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि जितनी सीटें उनको अलायंस में मिलती हैं, 5-7 सीटें जितनी मिलती हैं, उसमें सब्र करना पड़ेगा। तो बिहार की स्थिति ऐसी है कि जितनी इसमें देरी होती जाएगी उतना नीतीश का नुकसान है। तो नीतीश भी इस बात को समझ रहे हैं, और केसी त्यागी ने यह बात कही भी है कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला होना चाहिए। जैसे अखिलेश ने यूपी में कहा कि आपकी यात्रा से पहले आप इनको डिक्लेयर कर दीजिए कि कितनी सीटें, इसका सीटों का विभाजन जो है यूपी में कर लीजिएगा। राहुल गांधी को कहा कि जो भी यात्रा कर रहे हैं हम उसके बाद विचार करेंगे। यात्रा से पहले, यानी जो भी अब इनकी शायद 14 तारीख है, जब भी है, उससे पहले उसने अल्टीमेटम दे दिया अखिलेश ने कि उससे पहले आप डिक्लेयर करिएगा। अब इतने समय के बीच जो है मायावती को भी एडजस्ट करना है, पूरे अलायंस की सीटों को भी एडजस्ट करना है, ये स्थिति यहां पर है। अब आता हूं मैं महाराष्ट्र पे, बहुत बड़ा राज्य जहां 48 सीट्स है। मेरे ख्याल यूपी के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है। इसमें से जो महाविकास अघाड़ी है, कांग्रेस, ये उद्धव ठाकरे और एनसीपी तो नहीं कहेंगे, अजीत पवार। पिछले चुनाव में एनसीपी को 6 सीट मिली थी, एक शायद कांग्रेस को मिली थी, बाकी जो है एनडीए को मिली थी। तब उद्धव ठाकरे और उनके नेता मोदी जी के नाम पर जीते थे। तो आज वो अपना पूरा दावा वही कर रहे हैं कि जो हम जीते थे वही हमें मिलना चाहिए। तो सबसे सरल उपाय अगर किसी ने किया, सबसे
होशियारी का काम अगर किसी ने किया, वो किया शरद पवार ने। उन्होंने कहा ठीक है, जो मतलब अभी तक जो खबर है कि 6 सीटें वो ले रहे हैं, बाकी जो है 42 सीट में आप लोग लड़ते रहिएगा जैसे भी कर रहे हैं। तो जो 6 सीटें जो है वो जीते थे पिछली बार, तो वो 6 सीटें मांग रहे हैं। मतलब वो व्यवहारिकता के रूप में वो कर रहे हैं कि इतना होने के बावजूद हमें तब 6 सीटें मिली। आज मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है, कोई सेना नहीं है, उसके बावजूद अगर मुझे 6 सीटें मिल रही तो बहुत बड़ी बात है। तो शरद पवार तो किनारा हो गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो अपना रोल अदा कर ले। और जो उद्धव ठाकरे ग्रुप और कांग्रेस की स्थिति लगभग समान है। कांग्रेस की स्थिति वहां बहुत बेकार है। पिछली बार एक ही सीट जीती थी, एक AIMI का जो है उसमें संभाजी नगर में जीता था शायद, जलील करके। और उद्धव ठाकरे के जो लोग जीते हैं, अब अगर उद्धव ठाकरे वही अगर मांगते हैं, उन्हीं सीटों को मांगते हैं, उतनी जितनी उन्होंने उस अलायंस में उनको मिली, तो ये निश्चित है कि उद्धव ठाकरे भी बगैर उसके चलेंगे। वो भी बगैर फौज के, बगैर सिपाही के जो है नेता बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र जिसके लिए जो इनके पक्ष के राजनीतिक पंडित हैं, NDA अलायंस के, जैसे ये पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गया, रवीश हो गया, ये एक दीपक शर्मा है, अजीत अंजुम है, तो जो ये मान के चलते, या ये आशुतोष है कि साहब ये सीटें जो है, ये जो अलायंस जो है महाराष्ट्र और उसका बिहार का, ये अलायंस जो है उसको टक्कर देगा, उसको मात देगा, टक्कर नहीं देगा, NDA को मात देगा और यहीं से जो है राजनीति बदलेगी। ये निराधार है। आपको जब चुनावी परिणाम आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में NDA का जो है एक तरफा जीत होगी। अजीत पवार जो है संगठन के आदमी है, यह अलग बात है कि इनके बीच भी सीट का थोड़ा टकराव होगा। शिंदे के साथ सारे लोग खड़े हैं। उद्धव ठाकरे तो अपने घोंसले से बाहर कभी नहीं निकलते हैं। जो भी उनकी पार्टी रही है वो बाला साहब जी के नाम पे रही है और शिंदे जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से चली है। तो उनका भी अपना अस्तित्व का सवाल है, उद्धव ठाकरे का भी। और कांग्रेस की स्थिति तो वैसे डावाडोल है। तो ये तीनों राज्य की स्थिति वर्तमान में ये है। आगे क्या होता और कितनी जल्दी होता, अगर जल्दी नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो समीकरण बन रहे हैं ये 2029 में काम आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे पुनः अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को शेयर करेगा।